Good morning to everyone. Today I am going to talk about ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. My name is Nitin Ambade, Assistant Professor, Index Nursing College, MP. So let's talk. Introduction. Adult Respiratory Distress Syndrome recently now is acute respiratory distress syndrome is a severe form of acute lung injury. The clinical syndrome is characterized by a sudden and progressive pulmonary edema, increased bilateral infiltrate on chest X-ray, hypoxia, refractory to oxygen supplementation, and reduced lung compliance. These signs occur in the absence of left-sided heart failure. Patient with ARDS usually mechanical ventilation with a higher than normal airway pressure. एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम लंग की एक ऐसी इंजरी होती है जिसमें कि सीवियर हाइपोक्सिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। जितने भी मरीज़ हम देखते हैं उनके शरीर में हाइपोक्सिया हो जाता है, जो कि लंग्स की छोटी इकाई होती है जिसे कि हम एल्वियोलाई कहते हैं, उसमें कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव ज़्यादा हो जाता है, जिसमें कि हाइपोक्सिया की कंडीशन बढ़ जाती है और डिमांड जो है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन का इनफिल्ट्रेशन जो नॉर्मल पाथवे है वो जो क्या है ख़राब हो जाएगा एआरडीएस की कंडीशन होने के बाद। तो यह हम मैकेनिकल पाथवे देखते हैं। तो नेक्स्ट इज डेफिनेशन। एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम is a severe form of acute lung injury which occur as a result of an infiltratory triggers that initiates the release of cellular and chemical mediators causing injury to the alveolar capillary membrane. This leads to leakage of fluid into the alveolar interstitial space and alteration in the capillaries bed। जो इंट्राथिशियल स्पेस होते हैं एल्वियोलाई के, वहाँ पे क्या हो जाएगा, लीड हो जाएगा और फ्लूइड का जो है एक्यूमुलेशन हो जाएगा और मेम्ब्रेन की कैपेसिटी जो होगी वो इंजरी के वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस इन्फिल्ट्रेशन के वजह से वहाँ पे जो कैपिलरीज होती है नॉर्मल, उसका जो फंक्शन होता है वो इंटरप्ट हो जाएगा और जो ऑक्सीजनेशन की डिमांड है वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगी। और ऑक्सीजनेशन की जब फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगी तब हाइपोक्सिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है एआरडीएस के मरीजों में। हम इसके बाद बात करने वाले हैं एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की। सबसे पहले हम देखेंगे एस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड ड्राउनिंग। देन नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इंजेक्शन एंड ओवरडोज, ड्रग इंजेक्शन एंड ओवरडोज। जो भी हम ड्रग्स लेते हैं जिसके वजह से हमारे शरीर में उसके जो विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, उसके ज़्यादा इंजेक्शन के लेने के वजह से शरीर में ओवरडोज की कंडीशन के वजह से भी ये दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। देन हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर। देन नेक्स्ट उसी में कोगुलोपैथी, मैसिव ट्रांसफ्यूशंस, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ high concentration of oxygen, smoke of corrosive substance. The next is localized infectious bacteria, fungal, viral और pneumonia। localized infection जिसमें कि बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, फंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है और वायरल का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसे मरीजों में भी हम एआरडीएस के सिम्टम्स देखते हैं। तो आगे चल के ये जो है लंग्स को क्षति पहुंचाते हैं और इनके वजह से भी हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के जो है सिम्टम्स मरीजों में देखते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, पेनक्रियाटाइटिस और यूरेमिया, यह कंडीशन भी मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है एआरडीएस के लिए। एआरडीएस में अगर किसी पेशेंट को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हो गया है या तो पेनक्रियाटाइटिस और यूरेमिया की कंडीशन भी हो गई है, तो ऐसे मरीजों में भी हम एआरडीएस के सिम्टम्स देखते हैं। शॉक,
एनी कॉजेज, शॉक किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मरीज़ की जो स्थिति होती है, कभी पेशेंट लॉन्ग बेड रिडेंट हो जाता है या तो पलंग पे रह जाता है, और अस्पताल में लंबे समय तक बेड रिडेंट होने की वजह से भी उसके फंक्शन जो होते हैं इम्पेयर्ड हो जाते हैं। जो उसके पल्मोनरी फंक्शन होते हैं वो इम्पेयरमेंट होने की वजह से भी आगे चल के ARDS के सिम्टम्स मरीजों में हम देख सकते हैं। देन ट्रॉमा, पल्मोनरी कॉन्स्टिट्यूशन, मल्टीपल फ्रैक्चर और हेड इंजरी। ऐसे मरीज जो कि हेड इंजरी से है और उनके पल्मोनरी फंक्शन पल्मोनरी कंट्यूजन से है और उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो चुके हैं, तो ये मरीज़ भी क्या होते हैं, लंबे समय तक बेड रिडेंट हो जाते हैं। और ऐसे मरीज़ों को भी समय के साथ साथ ARDS के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और काफ़ी लंबे पेशेंट होते हैं जो कि बेड रिडेंट है या तो लंबे समय से वेंटिलेटर के सपोर्ट पे हैं, तो ये मरीज़ जो होते हैं उनमें हम जो है ARDS के सिम्टम्स देखते हैं। मेजर सर्जरी, यदि किसी मरीज़ की किसी बड़ी सर्जरी हुई है या तो ऐसी सर्जरी जिसके वजह से उसे लॉन्ग बेड रिडेंट होना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में भी जो लंग्स होता है उसके वर्किंग कैपेसिटी पे फ़र्क पड़ता है और शरीर के दूसरे अंगों पर भी उसका दुष्परिणाम पड़ता है, और ये भी एक मुख्य कारण बन सकता है ARDS के लिए। ईट और एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म जो होता है, जो कि मुख्य कारण ये भी बन सकता है जब इसका ट्रैवल जो है हमारे लंग्स तक पहुंचता है, इसका एयर एम्बोलिज्म होता है, एक एयर बबल होता है जो कि हमारे लंग्स तक पहुंचता है, तो ये भी एक मुख्य कारण आगे जाके बन सकता है हमारे बीमारी के लिए। ये भी एक उत्तरदायी है फैक्टर ARDS का। हाँ, सो नेक्स्ट इज वी आर डिस्कसिंग द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ARDS। हम देख रहे हैं इस डायग्राम में जो छोटे छोटे एल्वेलाई होते हैं वो किस तरीके से इन्फेक्शियस हो गए हैं, तो उनके इन्फेक्शियस की कंडीशन के वजह से हम देख रहे हैं कि लंग्स की जो छोटी इकाई कहलाने वाले एल्वेलाई होते हैं उनमें इन्फ्लामेशंस हो गया है और वो उनमें कैपेसिटी नहीं है अब कि वो ऑक्सीजन इनहेल करे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करे। तो ये जो नॉर्मल पाथवे को जो इम्पेयरमेंट हो रहा है वो ARDS के सिम्टम्स की वजह से बढ़ता है और इन्फेक्शियस कंडीशन होने की वजह से हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म पाथवे क्या होता है, इंटरप्ट हो जाता है। यही मुख्य कारण है। देन हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के जो इम्पेयरमेंट है, जो कारक बनते हैं कि किस तरीके से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन बनता है और बॉडी का मैकेनिज्म जो है इंटरप्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एन इन्फिल्टरी ट्राइगर that imitates to release of cellular and chemical mediator causing injury to the alveolar capillary membrane. Next is lead to leakage of fluid into the alveolar interstitial space and alteration in the capillary bed. Next is severe ventilation and perfusion mismatching occur. Next is alveoli collapse because of the inflammatory infiltrated blood fluid and surfactant dysfunction. Next is small airway are become narrowed because of interstitial fluid and bronchial obstruction. Next, lung compliance because markedly decreased steep lung, and the result is characteristic decrease is functional residual capacity and severe hypoxia. Next, the blood returning to the lung for gas exchange is pumping through the non-ventilated, non-functioning areas of the lung causing shunting, so the gas exchange is markedly impaired, resulting is severe refractory hypoxia. आगे जाके हम ये देख पा रहे हैं कि हाइपोक्सिया की कंडीशन यहाँ पर बन रही है और शरीर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव ज़्यादा हो जाएगा और शरीर के जो दूसरे अंग है, दूसरे जो बॉडी ऑर्गन्स है वहाँ पर भी नुकसान पहुँचाएगा। तो ARDS अपने आप में एक
बहुत बड़ा एक सिंड्रोम है जिसके वजह से पूरे बॉडी के मैकेनिज्म में गड़बड़ आना स्टार्ट हो जाती है। देन नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यदि किसी मरीज़ में ARDS हो गया है, अब उसके तत्पश्चात हम देखेंगे कि मरीज़ की जो परिस्थिति होती है उसमें इस तरीके के सिम्टम्स देखने को हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फटीग होता है मरीज़ के मतलब जो शरीर होता है वो कमज़ोर हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा वह। देन सेकेंड इज़ हेडेक की कंडीशन भी देखने को मिलती है मरीज़ों में। एयर हंगर, मरीज़ सांस लेने की कोशिश करेगा, शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड है तो वह कोशिश करेगा कि उसके शरीर में ऑक्सीजन बने, बट उसके लंग की कैपेसिटी ऐसी नहीं होती है कि वो अपने शरीर में ऑक्सीजन ले, बट उसे एयर हंगर की कंडीशन होनी स्टार्ट हो जाती है। ट्रेकिकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट रेट जो है कंटिन्यूशन में बढ़ती रहेगी रैपिडली, उसकी हार्ट रेट जो है 120 से 140 के अबाव चली जाएगी। तो ये कंडीशन भी हम देखने को मिलती है क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, तो शरीर का जो हार्ट है वो एक्टिवली रहता है और कोशिश रहती है उसकी कि शरीर में उसके ऑर्गन में भी ऑक्सीजन मिले, परंतु ना मिलने की वजह से भी वो क्या होता है कि वह रैपिडली उसके एक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी मुख्य कारण होता है टैकीकार्डिया का, हार्ट रेट बढ़ने का। कन्फ्यूजन, बॉडी की जो स्थिति होती है वो हाइपोक्सिया के वजह से क्या हो जाएगी, मतलब नॉर्मल कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहेगी और कन्फ्यूजन की कंडीशन आ जाएगी। लिथार्जी, दिन भर सुस्ती रहेगी, शरीर एकदम लिथार्द होगा, बॉडी की कंडीशन क्या होगी, डल एंड ड्राउजी होगी। तो ये कंडीशन हम लोग पेशेंट में देखने को मिलती हैं। डाइफोरोसिस एंड सीवियर डिस्फोनिया, तो ये सारी कंडीशन हम क्या करते हैं, देखते हैं किस मरीज़ में जिसमें कि ARDS के सिम्टम्स हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज फिजिकल एग्जामिनेशन, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन एंड क्रैकलेस as the fluid begins to leak into the alveolar intestinal space. The next is chest X-ray. Chest X-ray, the finding are those seen with cardiogenic pulmonary edema and appear a bilateral infiltrate the quickly worsen. The next sputum test, HRCT lungs and blood investigation. ये सारी इन्वेस्टिगेशन मेनली हम लोग करते हैं ताकि हम ARDS के पेशेंट का फाइंडिंग कर सकें, हम उसके एविडेंस को इकट्ठा कर सकें और एक प्रॉपर एविडेंस के तौर पे हम एक डायग्नोसिस रेडी कर सकें, जो कि हम इस तरीके के जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कर सकें। करने के बाद ही हमें आइडिया होता है कि हम लोगों को ARDS के सिम्टम्स के पेशेंट है कि नहीं। ये सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम लोग कन्फर्मेशन दे सकते हैं, जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट के लंग्स की पूरी टेस्टिंग होगी, उसमें हम पता करेंगे कि उसके लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे हम लोग, उसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी पता करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देन चेस्ट एक्सरे में हम लोग फाइंडिंग देखेंगे कि उसके मतलब कोई मतलब ऑर्गन के ऊपर भी उसका दुष्परिणाम तो नहीं हो रहा है, या तो फिर मतलब लंग्स की जो कैपेसिटी कितनी वर्किंग में है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को एक्सरे के द्वारा नॉलेज में आएगी। स्पुटम टेस्ट में हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि उसके उसके जो लंग्स में या तो उसके स्पुटम में कौन से टाइप का बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ARDS। देन HRCT में हम लोग लंग्स की पूरी कैपेसिटी को चेक करते हैं और लंग्स में कितना जो भी सूक्ष्म बिंदु पर हम लोग उसमें देख पाएंगे HRCTों में। तो HRCT की सहायता से हम लोग जो कि नॉर्मल जो स्मॉल जो कि एरियाज़ होते हैं वो भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें कितना % इन्फेक्शन है और लंग्स की कितना % वर्किंग एरिया है। तो ये हम लोग लंग्स में ये सब HRCT की सहायता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में भी हम लोग पेशेंट के CBC हुआ तो CBC के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि उसके WBC काउंट्स में कितनी भारी गिरावट हुई है, कितना बड़ा हुआ है, और उसके अदर इन्वेस्टिगेशन लिम्फोसाइट्स वगैरह हो गया, ल्यूकोसाइट्स हो गया, काउंट, ये सारी चीज़ों का हमको जानकारी प्राप्त होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या है ब्लड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट।
So first of all is we are dealing with medical management. The primary focus is the management of ARDS include identification and treatment of the underlying condition. Aggressive supportive care must be provided to compensate for the severe respiratory dysfunction. The supportive therapy almost always include intubation and mechanical ventilation. In addition, circulatory support, adequate fluid volume, and nutritional support are important. Supplement oxygen is used as the patient beings benigns the initial spiral of hypoxemia, and as the hypoxemia progressive, intubation and mechanical ventilation are instituted. The concentration of oxygen of ventilator setting and modes are determined by the patient this is monitored by arterial blood gas analysis, pulse oximetry, and bedside pulmonary function test. PEEP is a critical part of treatment of ARDS. PEEP usually improve the oxygenation but does not influence the natural history of the syndrome. Use of PEEP help increase functional residual capacity and reserve alveolar collapse by keeping the alveoli open, resulting in improved arterial oxygenation and reduction in the severity of the ventilation perfusion imbalance. By using PEEP, a lower FiO2 may be required. The goal is a PaO2 greater than 60 mmHg of or an oxygen saturation level of greater than 90% at lowest possible FiO2. Systemic hypotension may occur in ARDS as a result in hypovolemia secondary to leakage of fluid into the interstitial space and depress the cardiac output from high level of PEEP therapy. यह हम जो सब मैकेनिज़्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यह एक वेंटिलेटर सपोर्ट की मैकेनिज़्म है जिसकी सहायता से हम पेशेंट को ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करते हैं। जो ये सारी सेटिंग्स होती है जो कि हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि हमें कितना परसेंट FiO2 रखना है, PaO2 कितना परसेंट रखना है, और ग्रेटर देन जो सेचुरेशन जो वैल्यू होती है वेंटिलेटर की वो कितने 90% तक रखनी होती है, ताकि पेशेंट के जो ऑलरेडी जो कोलैप्स हो चुके हैं उसके जो एल्वियोलाई होती है वो जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है उसे हम लोग लंग रिक्रूटमेंट कर सके और उसकी कैपेसिटी को हम इम्प्रूव कर सके। साथ ही साथ हम पेशेंट को ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड कर सके। यदि हम इस थेरेपी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो पेशेंट जो है प्रॉपर ऑक्सीजनेशन भी मिल पाएगा और पेशेंट के ऑक्सीजन में वृद्धि भी होगी और शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं हो पाएगी। Hypovolemia must be carefully treating without causing further overload. IV crystalloid solution are administered with careful monitoring of pulmonary status. Next is pharmacologic therapy. Numerous pharmacologic treatment are under investigation to stop the cascade of events leading to ARDS. This includes human recombinant interleukin first receptor antagonist, neutrophil inhibitors, pulmonary specific vasodilators, surfactant replacement therapy, antisepsis agent, antioxidant therapy, and corticosteroid administered late in the course of ARDS. ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं हम लोग इसके बारे में विशेष तौर पर चर्चाएं कर रहे हैं वो ARDS के कोर्स में शामिल है और इसकी थेरेपी हम लोग मरीजों को देते हैं। न्यूट्रिशनल थेरेपी इसके बाद हम चर्चा करेंगे न्यूट्रिशनल थेरेपी के विषय में।
adequate nutritional support is vital in the treatment of ARDS patient. With ARDS required 35 to 45 kcal and kg per kg a day to meet calories requirement, and enteral feeding is the first consideration. However, parenteral nutrition also may be required. तो जितना भी हम फ्लूइड वगैरह उसे देंगे वो 35 to 45 kcal पर kg पर डे के हिसाब से हम कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है हम लोग पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू भी हम लोग पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन में भी हम लोगों को पेशेंट को कैलोरीज देने की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से शरीर के जो मरम्मत का कार्य है वो क्षतिपूर्ति का कार्य प्रॉपर तरीके से हो सके और बॉडी का मैकेनिज्म जो है नॉर्मली बना रहे। हम लोगों का जो टॉपिक है वो ओवर हो चुका है, बट हम लोग उसके बारे में फिर से समराइज़ कर लेते हैं ताकि इसके विषय में थोड़ी सी और अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें कि लंग्स की जो छोटी इकाई होती है जिसे हम एल्विलाई कहते हैं, वो कि क्या होती है उसमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और इस डैमेज के वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बढ़ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव के वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए एक मुख्य तत्व होता है, पर यह हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से नहीं प्राप्त हो पाता। चूँकि हमें ARDS है इसलिए यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी कर देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये कहना चाह रहा है कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो हमारे शरीर में चाहिए रहती है, पर इसके लीडिंग कॉज के वजह से ARDS के वजह से हमारे शरीर को ऑक्सीजन की कमी है, और हमारे शरीर क्या है जूझ रहा है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, और पेशेंट को एयर हंगर की भी कंडीशन डेवलप हो जाती है। और ARDS के सिम्टम्स में पेशेंट की लेथार्जी, स्लीपीनेस और कन्फ्यूजन, ये सारी हम दिक्कतें देखते हैं पेशेंट में। चेस्ट एक्सरे भी हम लोगों को करना आवश्यक होता है, क्योंकि चेस्ट एक्सरे से हम लोग पेशेंट के रिफ्लेक्स चेक करते हैं, उसके पेशेंट के हम लोग लंग्स चेक करते हैं, और लंग रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेटर का भी यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें का हम लोग प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं, और ट्रीटमेंट के तौर पे भी हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो हम डेफिनेशन भी यही कह रही है कि जो सीवियर लंग इंजरी होती है वह हम देखते हैं मैकेनिकल उसका जो केमिकल मेडिएटर्स कॉजिंग इंजरी होती है। एल्वियुलर कैपिलरीज क्या होती है, इसमें मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, इसमें लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है एल्वियुलर सेक्स के अंदर, इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है उसका। तो उसमें क्या होता है जिसके वजह से अल्ट्रेशन हो जाता है और ऑक्सीजनेशन की डिमांड बढ़ जाती है। मेन मुख्य कारक इसके यह एस्पिरेशन होता है, ड्रग इंजेक्शन एंड ओवरडोज हो जाता है, हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर्स होते हैं, और कोगुलोपैथी, मैसिव ट्रांसफ्यूजन, कार्डियो पल्मोनरी बाईपास होता है, जो कि मुख्य कारण बनते हैं आगे जाके ARDS के लिए। प्रोलॉन्ग इनहेलेशन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यदि किसी मरीज में लंग पहले से इंजर्ड है और यदि आप उसे हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ ऑक्सीजन देते हैं तो उसके पेशेंट का लंग रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगा, उसके ऑक्सीजनेशन वो प्रॉपर वे में भी नहीं ले पाएगा, और जो बचे कुचे जो लंग होते हैं, लंग की जो एल्विलाई होती है वो जो अच्छी है वो भी खराब होनी, वो भी डैमेज हो जाएगी, जिसके वजह से हम लंग का फ़ायदा ना करते हुए उसका नुकसान ही करेंगे यदि हम उसे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन देंगे। तो स्मोक और कोरोसिव सब्सटेंस। देन नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड इन्फेक्शियस बैक्टीरियल, फंगल, वायरल एंड निमोनिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसके वजह से भी, और फंगल, वायरल एंड निमोनिया के वजह से भी आगे जाके क्या होता है, ARDS के सिम्टम्स मरीजों में हम देखते हैं। ये भी एक मतलब घातक समस्या होती है। हम देखते हैं कि ये सारी समस्याएं जो होती है पेशेंट में तुरंत तो नहीं पर कुछ लंबे समय से चली आती होती है। लोगों का नेग्लिजेंसी और घरों में इसका इलाज मतलब होम रेमेडीज़ करना, ये भी एक मुख्य कारण बनते हैं आगे जाके ARDS के लिए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें पेनक्रियाटाइटिस और यूरेमिया की कंडीशन भी है। ऐसे मरीज जिनमें कि पहले से ही कुछ बीमारी प्रेजेंट है, कोई डिसीज़ पहले से पोर्शन बना हुआ है, और आगे जाके क्या है ये भी एक मुख्य कारण बन सकते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी।
किसके लिए? ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए। शॉक, एनी कॉज, शॉक जो होता है, किसी भी तरीके का शॉक हमारे शरीर के लिए वैसे तो नुकसानदेह होता ही है, बट इसकी कंडीशन होने के बाद हमारा बॉडी जो होता है मैकेनिज्म वर्किंग कैपेसिटी में कहीं ना कहीं हमें इंटरप्शन देखने को मिलेगा और आगे जाके ये भी ARDS के सिम्टम्स पैदा करेगा। ट्रॉमा, पल्मोनरी कॉन्स्टिट्यूशंस, मल्टीपल फ्रैक्चर एंड हेड इंजरी, ये भी एक मुख्य कारण बनते हैं। किसी मरीज में हम देखते हैं कि हेड इंजरी हो चुकी है, लंबे समय से वो बेड रिडेंट है और बेड रिडेंट होने के कारण उसे क्या होता है, लंग कंप्रेशन, जो लंग की कैपेसिटी होती है उसमें अफेक्शन देखने को मिलता है और आगे जाके ARDS के सिम्टम्स देखते हैं। मेजर सर्जरी, काफ़ी बड़ी कुछ लंबी सर्जरी होती है जिसके बाद क्या होता है, मरीज बेड रिडेंट हो जाता है, शरीर में क्या होता है, दूसरे हानिकारक तत्वों का आना चालू हो जाता है, क्योंकि जब बॉडी का में सर्जरी होती है या कुछ ओपन एरिया होता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस हमारे बॉडी के लिए बनने लगते हैं। अब जब सेकेंडरी इन्फेक्शन बॉडी के लिए आता है तब हमारे लंग्स में भी, मतलब जब हमारी बॉडी इस दुविधा में जूझ रही होती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, वीक होता है, और उसी समय क्या होता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी या तो लंग्स में भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आगे जाके वो भी एक ARDS का रूप धारण कर लेते हैं। और एयर एम्बोलिज्म भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, ये भी आगे जाके क्या होता है, शरीर के लिए हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है। इसका नॉर्मल पैथोलॉजी पाथवे आपने देख लिया है कि किस तरीके से इसमें हमें क्या होता है, आखिरी में हमें हाइपोक्सिया की कंडीशन से जूझना पड़ता है, शरीर को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो किस वजह से होता है, एल्वियोलर सेक के इंटरनल स्पेस जो होता है, इंटरथिशल स्पेस होते हैं, उसमें क्या होता है, वाटर का एक्यूमुलेशन होना, तो यह एक मुख्य कारण होता है जो कि लंग की कैपेसिटी में फ़र्क ला देता है और आगे जाके हमें ये दुविधा का सामना करना पड़ता है जो कि एक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के तौर पे देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फटीग, हेडेक, एयर हंगर, ब्रेकिकार्डिया, कन्फ्यूजन, लिथार्जी, डिस्फोरेसिस और सीवियर डिस्फोनिया, तो ये सारी कंडीशन हम देखते हैं जो मरीज जो होते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के, उसमें हेडेक, एयर हंगर, ब्रेकिकार्डिया और कन्फ्यूजन की कंडीशन हम देखते हैं और ये कंटिन्यूशन में बनी होती है जो शरीर के लिए हार्मफुल क्रिएशंस रहती है और बनी रहती है जब तक कि हम ARDS के लिए कुछ अच्छा सा ट्रीटमेंट ना करें। अब इसके आगे हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, जिसमें कि हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, स्पूटम टेस्ट, HRCT लंग्स और ब्लड इन्वेस्टिगेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम बॉडी का हेड टू टू फिजिकल एग्जामिनेशन तो करते हैं, साथ में हमें हिस्ट्री कलेक्शन भी करना होता है और साथ ही साथ हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में चेकआउट करते हैं कि बॉडी के कौन से लंग्स के कौन से एरिया में इन्फेक्शन की कंडीशन है, वो जो कि है अस्कल्टेशन और प्रॉपर तरीके से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। चेस्ट एक्सरे में हमें पूरी तो नहीं पर कुछ जानकारियाँ हमें उससे भी प्राप्त होती है, जिसमें कि हमें एल्वियोलर स्पॉट्स देखने को वहाँ पे हमें लंग स्पॉट्स देखने को मिलते हैं और कंटिन्यूस में छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जो कि हमें एक्सरे में देखने को मिलते हैं। स्पूटम टेस्ट में हम पता करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट है जिसके वजह से ये इन्फेक्शन बना हुआ है। HRCT में हम छोटी छोटी इकाइयों को देखते हैं लंग्स की, जिसके सहायता से हम लोग लंग्स के एरिया को पता कर सकते हैं कि कितना % एरिया वर्किंग में है और कितना % डिसफंक्शन, मतलब एरिया इन इफेक्ट जो कि ARDS के इन्फेक्शन में घिरा हुआ है। तो इसकी सहायता से हम लोग ये चीज़ें जानकारी में लेते हैं। देन नेक्स्ट ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम CBC करते हैं, जिसमें कि हमें इरेथ्रोसाइट, WBC काउंट और जो भी हम WBC हुआ, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स काउंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों की जानकारी में मिलती है जो कि हम पता कर सकते हैं। मैनेजमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें कि हम लोग स्पेशल तरीके से वेंटिलेशन थेरेपी का यूज़ करते हैं। वेंटिलेशन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो कि नॉर्मली ऑक्सीजनेशन के लिए दी जाती है और बाहर से एक मैकेनिकल पाथवे होता है जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ में लंग का रिक्रूटमेंट भी करता है और एल्वियोलाई का रिक्रूटमेंट भी करता है और ऑक्सीजनेशन बॉडी को प्रोवाइड करता है। ये सारा जो नॉर्मल पाथवे होता है वो हेल्पफुल होता है बॉडी के लिए और ऑक्सीजनेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि हमारे लंग्स का रिक्रूटमेंट हो सके और हमारे लिए हेल्पफुल हो सके। इसमें फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट होता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि एंटीसेप्टिक एजेंट होता है,
एंटीसेप्सिक एजेंट हुआ, और न्यूरोट्रॉपिल्स इनिबिटर्स हो गया, और आपके वेसोडाइलेटर्स हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग देते हैं और ये कोर्स में रखते हैं ARDS के, ताकि ARDS के सिम्टम्स को हम लोग तुरंत ही उसे ढूंढ के उसे दूर कर सके। और उसमें न्यूट्रिशनल जो थेरेपी होती है, इसमें हम 35 to 45 kcal पर kg पर डे के मीट के हिसाब से कैलोरीज प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। या तो हम उसे, अगर वो पेशेंट क्या है कॉन्शियस ना होते हुए डिसोरिएंटेड है, तो हम पेरेंटल न्यूट्रिशन भी उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम 35 to 45 kg पर डे के हिसाब से हम लोग उसको कैलोरी प्रोवाइड कर सकें। ये सारी चीज़ें हमें न्यूट्रिशन थेरेपी में दे सकते हैं। सो माय टॉपिक इज़ ओवर। थैंक यू फॉर watching me, and this is a ARDS topic. Thank you so much.